बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीडी चौरासे का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पहले एक जनरल सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम इसको बुक में करेंगे और बुक के बाद जो है हम इसको समरी पढ़ेंगे। तो पहले जो है हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के ओवरव्यू से। तो आप देख लें इस डायग्राम को, ये है हमारे पास हार्ट है, एक साइड पे आर्टीरियल ब्लड है, दूसरी साइड पे वेनस ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है थ्रू आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गई यहाँ पर, फिर कैपिलरीज में जो है एक्सचेंज हो गया और फिर वेनस एंड के थ्रू जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चली गई। अच्छा, यहाँ पर ऐसे हो जाता है ना कि जो ऑक्सीजनेटेड एंड है वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और वेनस एंड पे CO2 ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी और उसके साथ जो है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस की वजह से। और वेनस एंड पे जो है CO2 फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वेन्यूल्स पे चली जाएगी, तो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर चली जाएगी राइट साइड ऑफ द हार्ट पे। पर यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि वेनस एंड पे सारी एब्जॉर्ब नहीं होती, तो वो जो है फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फ सिस्टम के थ्रू जो चली जाती है और उनकी प्रॉपर वो स्क्रीनिंग हो जाती है और फिर जो है वो वेनस एंड पे वेनस सिस्टम के साथ मिल जाती है। अब इसको हम एक और डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। यह हमारे पास है आर्टीरियल एंड, तो आर्टीरियल ब्लड इस तरफ से आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है और न्यूट्रिएंट्स है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो ये यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से डिफ्यूज़ हो गए। इस तरफ जो है उल्टा है, CO2 की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर जो है और वेस्ट प्रोडक्ट जो है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में बने हैं तो वो भी पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस तरह लार्ज प्रोटीन्स है या फॉरेन बॉडीज़ है, तो वो वेन्यूल्स जो वेन्यूल एंड है उसके थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो वो फिर एक और सिस्टम होगा जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहेंगे। तो लिम्फ कैपिलरीज उनको एब्जॉर्ब कर लेगी और उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो जाएगी और फिर जो है लास्ट में वो वेनस एंड पे वेनस ब्लड के साथ मिल जाएगी वेनस सिस्टम में। तो इसको हम ये जो सिस्टम है इसको हम कहेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, फिर अब बुक से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, तो वो मैंने आपको जनरल सा समझा दिया। फिर ये बात की है कि जो टिश्यू फ्लूइड होती है जो मैं बता चुका हूँ कि वेनस एंड पे एब्जॉर्ब होगी ना, तो 80 to 90% तो एब्जॉर्ब हो जाएगी थ्रू वेनस एंड, पर 10 to 20% जो होगी वो यही लिम्फेटिक सिस्टम एब्जॉर्ब करेगी। अच्छा, उसके बाद बताया है कि लिम्फ क्या क्या एब्जॉर्ब करेगा, तो ये बताया है कि जिस तरह प्रोटीन्स है और पार्टिकुलेट मैटर है, फॉरेन बॉडीज़ है, तो उनको एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, फिर ये बताया है कि जो चीज़ एब्जॉर्ब कर रही है, जो फ्लूइड एब्जॉर्ब कर रही है उसको हम लिम्फ कहते हैं। और उसके बाद ये बात की है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो लिम्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करती है उसमें चूँकि फैटी मटेरियल ज़्यादा होता है तो वो मिल्की वाइट होता है उसकी कलर, जो लिम्फ एब्जॉर्ब हो रहा होता है, और उस लिम्फ को हम काइल कहते हैं। और उनके स्पेसिफिक कैपिलरीज को जो काइल को एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम लेक्टियल्स कहते हैं। तो ये एक जनरल सी बातें थी लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। फिर कंपोनेंट्स की बात की है तो लिम्फेटिक सिस्टम के 6 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है लिम्फ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ कैपिलरीज वही थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर है सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यू, जहाँ पर जो है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट जो कि मेन सेल्स है लिम्फेटिक सिस्टम की, वो उनकी प्रोडक्शन होती है और उनकी प्रोलिफरेशन होती है, जिस तरह बोन मेरो है और थाइमस है। अच्छा, फिर है नंबर 3 पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो वो ऑर्गन्स जो कि पेरिफेरी में प्रेजेंट है और वो हेल्प करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, तो जिस तरह नोड्स है और स्प्लीन है। फिर सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स है, कुछ लिम्फोसाइट्स ऐसे होते हैं जो कि सर्कुलेट कर रहे होते हैं ब्लड में, वो है। फिर एपिथेलियल लिम्फोइड सिस्टम है, जिस तरह म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू और ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसका मतलब ये है वो लिम्फेटिक सिस्टम जो कि एपिथेलियम के साथ रिलेशन में है, जो GIT का एपिथेलियम है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एपिथेलियम है उसके साथ जो लिम्फेटिक सिस्टम एसोसिएटेड है उसको हम कहते हैं एपिथेलियो लिम्फोइड सिस्टम। अच्छा, फिर मोनोन्यूक्लियर
मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम है वो सिस्टम जो कि मेजर सेल्स है मोनोन्यूक्लियर सेल्स है, जिस तरह लंग्स में अल्वियोलर सेल्स है और लीवर में कफर सेल्स है, इसी तरह सीएनएस में जो है न्यूक्रोग्लियल सेल्स है। तो इस तरह कुछ स्पेसिफिक सेल्स है, जिस तरह उसके साथ मैक्रोफेजेस हो गए, तो वो सेल्स जो है मोनोन्यूक्लियर है और वो फेगोसाइटोसिस के साथ जो है मतलब स्पेसिफिक है। तो इस जो सिस्टम बनाते हैं उस सिस्टम को हम मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम कहते हैं, और वो भी ऑब्वियसली बात है कि वो भी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब एक एक को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि कुछ ऑर्गन्स ऐसी है बॉडी में जहाँ पर लिम्फ कैपिलरीज नहीं है प्रेजेंट, जिस तरह ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है, बोन मेरो है और एपिडर्मस है, हेयर है, नेल है। तो इन ऑर्गन्स को याद रखना है कि यहाँ पर कि लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होगी। और लिम्फ कैपिलरीज क्या होती है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये बात याद रखनी है कि लिम्फ कैपिलरीज एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रंक्स होते हैं, और ट्रंक्स के बाद जो है 2 मेजर लार्ज डक्ट्स बनते हैं। एक डक्ट को जो है हम राइट लिम्फेटिक डक्ट, तो ये लिखा है कि लिम्फ कैपिलरीज लिम्फेटिक्स बनाते हैं जो सुपरफिशियल और डीप होते हैं। जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होंगे, जो चैनल्स है वो वेनस सिस्टम के साथ एसोसिएशन में होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो वेनस सिस्टम है वो सुपरफिशियल है, और जो डीप लिम्फेटिक्स होंगे वो आर्टीरियल सिस्टम के साथ एसोसिएशन में होंगे, रिलेशन में होंगे। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद जो है इन्होंने यही बात की है कि लास्ट में जो है जितने भी चैनल्स बन गए पूरे बॉडी से, ये मुख्तलिफ वेसल्स और चैनल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, तो वो सब लास्ट में 2 मेजर डक्ट्स बनाते हैं ट्रंक्स के बाद। तो ये हमारे पास ये एक जो 14 नंबर आपको दिखता है, ये हम एक राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये, और ये जो है 4 नंबर आपको दिख रहा है थोरैसिक डक्ट। लास्ट में ये डक्ट्स बन गए ट्रंक से। ये जो है पूरी बॉडी की जितनी भी लिम्फ प्रोडक्शन हुई है और उसको ड्रेन किया है, तो वो सारा ड्रेनेज जो है इन 2 डक्ट्स में लास्ट में चला जाएगा। और फिर ये जो है एक सबक्लेवियन वेन में, मैंने बताया था ना कि लास्ट में वेनस सिस्टम के साथ मिल जाते हैं, तो एक जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो राइट सबक्लेवियन में ड्रेन करेगा, और जो थोरैसिक डक्ट है वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। पर यहाँ पर याद रखने वाली बात कौन सी है, ये जो डायग्राम इन्होंने ड्रा की है ना, ये बात याद रखने वाली है कि जो राइट साइड पे राइट लिम्फेटिक डक्ट है, तो ये कौन कौन से एरियाज को ड्रेन करेगा। तो ये जो डायग्राम है ये आपने जहन में याद रखनी है कि पूरा जो राइट अपर लिम है और उसके साथ जो है हेड एंड निक का राइट साइड है, और ये जो एरिया है इसको पूरा जो है राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है ड्रेन करेगा। और जो थोरैसिक डक्ट है तो वो मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी को ड्रेन करेगा। पूरा लोअर लिम आ गया, एब्डोमिन आ गया, उसके साथ जो है लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड निक और लेफ्ट अपर लिम, और इसी तरह लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। तो ये जो है ये ड्रेन करेगा। तो इस डायग्राम को आपने जहन में याद रखें। एमसीक्यू कैसे आएगा, एमसीक्यू इसके ऊपर ऐसे आता है कि थोरैसिक डक्ट विल ड्रेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो अपर लिम होगा लेफ्ट, उसमें राइट लोअर लिम होगा, लेफ्ट लोअर लिम, एक्सेप्शन क्या होगी कि राइट अपर लिम जो है उसको चूंकि ड्रेन नहीं करता, तो आपने इसको मार्क करना है। तो इस तरह एमसीक्यू भी इसके ऊपर आ सकता है। अच्छा, फिर ये जो टेबल है कंपैरिजन की है लिम्फ और ब्लड कैपिलरीज की, तो ये ऑब्वियस सी बातें हैं, इसको आपने एक लुक देना है कि जो लिम्फ कैपिलरीज होती है वो कलरलेस होती है, और जो कंट्रास्ट में ब्लड कैपिलरीज है वो रेडिश होती है, ईजीली टू ऑब्जर्व होती है। इस तरह जो है लिम्फ कैपिलरीज ब्लाइंडली स्टार्ट हो जाते हैं, और ब्लड कैपिलरीज जो है वो आर्टेरियोल से कैपिलरीज से फिर वेन्यूल बन जाता है, तो इस तरह बनते हैं। फिर ये बताया कि वाइडर होते हैं लिम्फ कैपिलरीज, चूँकि उनका जो एंडोथेलियम है वो थिन होता है और लार्ज प्रोटीन एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए वो वाइडर होते हैं। और जो ब्लड कैपिलरीज है इन कंट्रास्ट वो जो है नैरो है। फिर ये बताया कि जो एंडोथेलियम है वो थिन है, इसका जो है थिक है इन कंपैरिजन। फिर ये बताया कि लिम्फ जो है मेजॉरिटी कलरलेस होता है, एक्सेप्शन वो जो इंटेस्टाइन में होता है वो मिल्की वाइट होता है, और जो ब्लड कैपिलरीज है वो रेड होते हैं क्योंकि वो रेड ब्लड कंटेन करते हैं। और उसके बाद जो है प्रेशर इनका लो होता है लिम्फ कैपिलरीज का, और ब्लड कैपिलरीज का ज़्यादा होता है। तो ये जो है आपने इनको एक लुक देना है। अच्छा, लिम्फ कैपिलरीज हो गए। फिर आते हैं सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यू, वो लिम्फोइड ऑर्गन्स या वो लिम्फोइड टिश्यू जो कि लिम्फ के जो मेजर सेल्स है बी सेल्स और टी सेल्स उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यू। एग्जांपल्स 2 है मेन, एक है बोन मेरो, दूसरा है थाइमस। जो बोन मेरो है यहाँ पर जो प्लूरिपोटेंट सेल्स है जिनसे हर किस्म के सेल्स बनते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, और उसके साथ जो है इस तरह बी सेल्स एंड टी सेल्स भी बनते हैं।
अच्छा, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो बी सेल्स है वो बोन मेरो में उनकी प्रोडक्शन भी हो गई और उनकी मैच्योरेशन भी हो गई। इन कंट्रास्ट जो टी सेल्स है वो बोन मेरो में उनकी प्रोडक्शन तो हो गई पर उनकी जो मैच्योरेशन है वो यहाँ से निकल कर थाइमस में होगी। ये देख ले डायग्राम, ये जो शो किया इन्होंने, ये हमारे पास है थाइमस, ये इसका राइट लूब है, ये इसका लेफ्ट लूब है, तो ये हमारे पास थाइमस है। यहाँ पर टी सेल्स की मैच्योरेशन होगी, ये बात याद रखनी है। अच्छा, तो बोन मेरो का इन्होंने बताया कि जो बातें इन्होंने की है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद ये किए है कि थाइमस हो गया, तो थाइमस में मैं बता दिया कि जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस यहाँ पर टी सेल्स की मैच्योरेशन होगी। एक्ट करते हैं एज अ एकेडमी फॉर टी सेल्स। टी सेल्स की यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, अगर वो ट्रेनिंग में पास हो गए और वो जो है मैच्योर हो गए तो वो फिर ब्लड में जा सकेगी, अगर नहीं तो फिर उनको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देगा थाइमस। अच्छा, फिर फंक्शंस बताई है थाइमस की, तो इसके मेन फंक्शंस और क्या क्या है। ये लिम्फोफोइसिस जो है उसको कंट्रोल करती है, जो हो रही है लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन। अच्छा, कैसी करती है कि ये मुख्तलिफ हार्मोन जिस तरह थाइमोसिन है वो प्रोडक्शन करती है और फिर कंट्रोल करती है, और जो अर्गन्स है इस तरह और भी इसकी कंट्रोलिंग फंक्शन है। जिस तरह के ये लिखा है, इट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यूज ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द न्यूनेटल पीरियड। जो न्यूनेटल पीरियड है बच्चे का, वह उसमें जो है लिम्फोइड जो टिश्यूज है उनकी प्रोडक्शन और उनके डेवलपमेंट में जो है ये थाइमस हेल्प करता है। उसके साथ जो है कॉर्टिकल लिम्फोसाइट्स और मेडुलरी लिम्फोसाइट्स की बात की है, तो इसको जो है मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। अच्छा, आप ये डायग्राम से सीखते हैं तो आप इमेजिन कर ले कि ये हमारे पास है थाइमस, ये थाइमस का आउटर कॉर्टेक्स है और ये थाइमस का इनर मेडुला है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में इस तरह के लेयर्स होते हैं, ये आपने याद रखनी है, और मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स है। क्या होता है कि टी सेल्स जो है वो आ गई बाहर से और इनकी जो है यहाँ पर एंट्री हो गई, ये इसका एफरेंट पाथवे हो गया कि यहाँ पर टी सेल्स की एंट्री हो रही है। तो एक लेयर से जब ये दूसरी लेयर में जाता है, फिर तीसरी लेयर में, फिर चौथी लेयर में, तो इसकी मैच्योरेशन और इसकी जो मैच्योरिटी है वो डेवलप हो रही होती है। जब तक ये मेडुला में पहुंचता है तो इसकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। जो थाइमस है इसको अपनी बॉडी के सेल्स प्रेजेंट करेगा कि अगर ये जो टी सेल है अपनी बॉडी के सेल्स के खिलाफ एक्शन करता है तो फिर इसको जो है डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्योंकि ये तो बॉडी में फिर नुकसान क्रिएट करेगा। और अगर अपनी बॉडी के खिलाफ कोई हमला नहीं करता तो फिर थाइमस कहता है कि चलो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, और फिर जो है इसको बॉडी में भेज देता है। तो ये थाइमस। अच्छा, फिर मेडुला की बात की है तो फिर ये बुक से पढ़ते हैं। मेडुला के बारे में ये बताया इन्होंने कि मेडुला में लिम्फोपोइटिन जो है वो सीक्रेट होता है और कॉम्पिटेंट इंड्यूसिंग फैक्टर है वो सीक्रेट होता है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो थाइमस है ये एक्ट एज अ कंट्रोलिंग सेंटर, तो ये जो लिम्फोपोइटिन है ये फंक्शन करता है लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन में और उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। कॉर्टेक्स में भी और जो पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स है उसमें भी, और इसी तरह जो है कॉम्पिटेंट इंड्यूसिंग फैक्टर है तो इसके भी फंक्शन इन्होंने लिखे कि विच में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू लिम्फोसाइट्स कॉम्पिटेंट टू रिएक्ट द एंटीजेनिक स्टिमुलस, ठीक है। फिर ये बताया कि जो थाइमस है वहाँ पर जर्मिनल सेंटर्स नहीं होते। जर्मिनल सेंटर क्या होते हैं, जो ग्रुप बनता है बी सेल्स का उनके प्रोलिफरेशन और उनके डेवलपमेंट में और फिर उनके फंक्शन के वक्त, तो उसको हम जर्मिनल सेंटर्स कहते हैं कि वो कहते हैं को नॉर्मली थाइमस में प्रेजेंट नहीं होते, पर जो अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है या कोई मसला है तो फिर वो जो है हमें दिख जाएंगे। उसके बाद पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स का बताया, तो पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स मैं आपको बता चुका हूँ कि लिम्फ नोड्स है और उसके साथ जो है स्प्लीन है। तो लिम्फ नोड्स के हवाले से बात ये याद रखनी है कि लिम्फ नोड जो है छोटे छोटे सेल्स है, छोटे छोटे बॉडीज है और उनके लेंथ और वो सारे इन्होंने इनको डिफिनीशन बताई है। द नोड्स आर ओवल और यूनिफॉर्म इन शेप बताया है, लेंथ बताई है 1 to 25 मिलीमीटर, और कलर बताया कि लाइट ब्राउन होते हैं, ब्लैक होते हैं पल्मोनरी लिम्फ नोड्स, क्रीमी वाइट होते हैं इंटेस्टिनल जो लिम्फ नोड्स हैं। और लिम्फ नोड्स के हवाले से इस तरह ये भी अरेंज है सुपरफिशियली और डीप, पर ये बात याद रखनी है कि लिम्फ नोड्स जो है वो ग्रुप्स में अटैच है। जिस तरह ये है आप देख लें मुख्तलिफ ग्रुप्स में अरेंज है। तो ये हमारे पास सर्वाइकल रीजन है, तो जो यहाँ पर प्रेजेंट है उनको हम डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स कहेंगे। इसी तरह ये जो है सुपरफिशियली जो स्किन के करीब प्रेजेंट है उनको हम सुपरफिशियली, ये जो कि मैंडिबल बोन है इसकी है कि इसके साथ प्रेजेंट है तो इसको हम सब मैंडिबुलर कहेंगे, मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट है। मतलब अकॉर्डिंग टू द रीजन नेम्स दिए गए, क्योंकि ये एक्जिला है, ये जब हम हाथ
इस तरह ऊपर करेंगे तो जो नीचे यहाँ पर रीजन है उसको हम एक्जिला कहते हैं। तो चूँकि ये वहाँ पर प्रेजेंट है तो इसलिए इनको एक्जिलरी लिम्फ नोड्स कहते हैं। अच्छा, ये जो है इस रीजन को हम इंग्वाइनल रीजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिम्फ नोड्स होंगे वहाँ इनको हम इंग्वाइनल लिम्फ नोड कहेंगे। अच्छा, फिर इनकी ड्रेनेज की बात की है और ये बात आपने याद रखनी है कि जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स होंगे वो वेंस के करीब होंगे और जो डीप होंगे वो आर्टरीज के करीब होंगे। और इनके ड्रेनेज की बात की है तो एब्डोमिनल वाल है, एब्डोमिनल वाल ये एब्डोमिन है ना, ये थोरैक्स है, ये एब्डोमिन है। तो जो एब्डोमिनल वाल की ये जो एक वाटर शेड जिसे कहते हैं कि ये एक बाउंड्री है, इसके नीचे जो ड्रेनेज होगी वो इंग्वाइनल को होगी और इसकी अपर जो एब्डोमिनल वाल की ड्रेनेज होगी लिम्फ की वो एक्सिलरी लिम्फ नोड में होगी। तो ये बात यहाँ पर की है। फिर ये जो फॉलिकल की बात रह गई है कि लिम्फेटिक फॉलिकल या लिम्फेटिक नोड्यूल क्या होता है। तो ये बताया कि जब बहुत सारे लिम्फोसाइट्स एक दूसरे के साथ जमा होते हैं, उनकी कलेक्शन होती है मेनी प्लेस ऑफ द बॉडी में, तो इसको हम लिम्फेटिक फॉलिकल कहते हैं। और ये जो है द फॉलिकल इज स्फेरिकल कलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द पेल सेंटर जर्मिनल सेंटर की बात वही की है कि जहाँ पर सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है वो ज़्यादा पेल है तो इनको हम जर्मिनल सेंटर्स कहते हैं। ये देख लें आप, ये जो है जर्मिनल सेंटर्स है हमारे पास, यहाँ पर जो है बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे लिम्फोसाइट्स के। अच्छा, तो फिर लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। ये अब देख ले, लिम्फ नोड की डायग्राम दिखाई गई है यहाँ पर। तो ये हमारे पास है आउटर फाइब्रस कैप्सूल है, ये बात याद रखनी है। कैप्सूल के साथ नीचे होगा सब स्केपुलर साइनस होगा, उसके साथ जो है ये बहुत सारे लिम्फ वेसल्स इस तरफ आएंगे तो इसको हम एफरेंट वेसल्स कहेंगे। और एक ही वेसल यहाँ से फिर निकलेगा तो उसको हम इफरेंट वेसल कहेंगे। एफरेंट वेसल्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे एरिया से आएंगे और इफरेंट जो है वो एक ही होगा। तो ये हमारे पास है हाइलम, हाइलम के थ्रू लिम्फेटिक आर्टरी एंट्री करेगी और लिम्फेटिक वेन्यूल जो है एग्जिट करेगा। इसके साथ जो है इफरेंट जो लिम्फेटिक वेसल है, जो लिम्फ इस तरह से आ गया बहुत सारे एफरेंट वेसल्स के थ्रू। यहाँ पर इनकी जो फंक्शन थी लिम्फ नोड की, उनकी स्क्रीनिंग हो गई, उनकी जो है इनको साफ़ कर दिया गया लिम्फ को, और जो है अब उनकी एक ही एफरेंट लिम्फेटिक वेसल के थ्रू उनकी एग्जिट हो जाएगी। तो ये बातें की है। अच्छा, और क्या बताया है यहाँ पर, और ये बताया सबसे पहले तो इन्होंने फाइब्रस एंड रेटिकुलर फ्रेमवर्क की बात की है कि और एक कैप्सूल जो है लिम्फ नोड को सराउंड करता है जिसको हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद ये बात की है कि बहुत सारे ट्रेबिकुला जो है इस कैप्सूल से जो है इस तरह एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड कैप्सूल टू इनसाइड द मेडुला, तो इनको जो है हम ट्रेबिकुलास कहते हैं। ये इनकी जो लिम्फ नोड है इसकी सपोर्ट और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसके लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, फिर लिम्फेटिक चैनल्स की बात है कि बहुत सारे लिम्फेटिक एफरेंट लिम्फेटिक्स जो है वो एंट्री करेंगे इस तरफ से और एक ही एफरेंट होगा, इसको हम इफरेंट कहेंगे कि इसके थ्रू एग्जिट हो रही है थ्रू हाइलम। फिर कॉर्टेक्स की बात की है, जो आउटर रीजन है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो इनर रीजन है इसको हम मेडुला कहते हैं। अच्छा, फिर कॉर्टेक्स को मुख्तलिफ जोन्स में डिवाइड किया है, जोन 1, 2, 3 और यहाँ पर जो जर्मिनल सेंटर है उसकी बात की है। तो जोन 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है और 3 में क्या होता है, इसको आपने एक लुक देना है। पर याद रखने वाली बात आपने ये रखनी है कि जो आउटर रीजन है स्पेशली कॉर्टेक्स, वहाँ पर जो है इमेच्योर सेल्स होंगे, इमेच्योर बी सेल्स जिनके जो ग्रुप इन्होंने बनाया है ये जर्मिनल सेंटर, इस तरह टी सेल्स भी होंगे और मैक्रोफेजेस। और जो मेडुला होगा वहाँ पर मेजॉरिटी जो है मैच्योर सेल्स होंगे बी सेल्स के और टी सेल्स के। तो ये बात यहाँ पर याद रखनी है। देख ले आप, द मैच्योर बी लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा सेल्स है, ये बात आपने याद रखनी है कि जो टी सेल्स होते हैं उनकी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है साइटोटॉक्सिक, एक होता है हेल्पर, एक होता है सप्रेसर, और हर एक की फिर अपनी फंक्शन है, नेम से ही जाहिर है। और जो बी सेल्स है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा और वही एंटीबॉडी जो है वो फिर जो फॉरेन बॉडी है उसके ऊपर अटैक करेगी। जो मैच्योर बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी टू प्रोड्यूस करेगा, पर वो जो कैसे होगा कि पहले बी लिम्फोसाइट जो वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल में और वही प्लाज्मा सेल जो है फिर एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करेगा। तो ये बी सेल्स के हवाले से याद रखनी है। तो ये लिखा है कि द मैच्योर बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स आर फाउंड इन द मेडुला, इसी तरह के टी सेल्स होते हैं।
अच्छा, फिर ब्लड चैनल की बात की है तो ये लिखा है कि आर्टरी हाइलम के थ्रू एंट्री करेगी और वेन जो है हाइलम के थ्रू एग्जिट करेगा। उसके बाद जो है बात की है हीमल नोड्स एंड स्प्लीन की। तो हीमल नोड जो होते हैं ना, नॉर्मली तो हमें पता है नोड जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो चैनल है लिम्फेटिक सिस्टम का उसके रास्ते में पड़े अगर है तो वो लिम्फ नोड है। अगर ब्लड के रास्ते में पड़े है तो उसको हम कहेंगे हीमल नोड। हीम मतलब ब्लड, उसमें जो है ब्लड की इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो ये बताया कि जो हीमल नोड्स है वो होते हैं वो नॉर्मली ह्यूमन में नहीं बल्कि एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, और ह्यूमन में जो है एक ही हीमल नोड है जो सबसे लार्जेस्ट लिम्फ नोड है, उसको हम स्प्लीन कहते हैं। अच्छा, फिर स्प्लीन की बात की है तो स्प्लीन के हवाले से आपने सिंपल सी बातें याद रखनी है कि इसमें भी इस तरह का फाइब्रस एक कैप्सूल होगा और उसी तरह की ट्रेबिकुला जो है वो एक्सटेंड करेगी। इसमें ये होगा कि यहाँ पर स्प्लीन को डिवाइड किया है वाइट पल्प में और रेड पल्प में। वाइट पल्प में जो है वही मैक्रोफेजेस और वो टी सेल्स और बी सेल्स वो प्रेजेंट होंगे, जो लिम्फ है वो प्रेजेंट होगा, और उसके साथ जो रेड पल्प है उसमें आरबीसीज, और जो हमने बताया था ना कि स्प्लीन में साइनसिस होते हैं लिवर और स्प्लीन में, तो स्प्लीन में जो साइनसिस है अगर वो रेड पल्प है आउटर तो उसमें जो है ब्लड प्रेजेंट होगा। तो ये लिखा है कि एंड रेड पल्प consist of blood filled venous sinuses and white pulp consist of lymphatic tissue consisting of lymphocytes and macrophages। तो ये बात आपने याद रखनी है। और उसके बाद जो है फंक्शंस बताए हैं स्प्लीन के, तो ये जो है ऑब्वियसली चूँकि इसमें एक लिम्फेटिक टिश्यू है पेरिफेरल और उसके साथ जो है एक लार्जेस्ट लिम्फ नोड भी है, तो ये फेगोसाइटोसिस करेगा ये जो सेल्स है वाइट पल्प में उसके थ्रू। फेगोसाइटोसिस क्या करेगा, जो ओल्ड सेल्स है वॉर्न आउट जिसे कहते हैं कि जो न्यू सेल्स नहीं है बल्कि वो बूढ़े हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, जो ख़राब WBCs है, ख़राब प्लेटलेट्स है, तो उसकी जो फेगोसाइटोसिस होगी वो स्प्लीन में होगी, ये बात लिखी है। इसी तरह जो ओल्ड एंड एबनॉर्मल RBCs है वो भी डिस्ट्रॉय होंगे स्प्लीन में। अच्छा, दूसरा फंक्शन ये है स्टोरेज ऑफ द ब्लड, और तीसरा है इम्यूनिटी, और चौथा है एरिथ्रोपोइसिस। तो स्टोरेज ऑफ द ब्लड ये बताया कि स्प्लीन जो है अप टू 350 ml ऑफ द ब्लड को स्टोर कर सकते हैं, और वो जो ब्लड जो है वो फिर इमरजेंसी के टाइम जो है वो काम आ सकता है। तो वो फिर जो सब जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी बॉडी में और तो ये जो ब्लड है ये बाहर आ जाएगा स्प्लीन से। इम्यूनिटी की बात की है तो चूँकि इसमें वाइट पल्प में हमने बता दिया कि बी सेल्स और टी सेल्स है तो वो फिर इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे। तो एरिथ्रोपोइसिस की बात उसके बाद की है। एरिथ्रोपोइसिस वही है जो RBCs है उनकी प्रोडक्शन होगी स्प्लीन में। एरिथ्रो मीन RBCs, पोइसिस मीन प्रोडक्शन। RBCs की प्रोडक्शन होगी स्प्लीन में पर मैच्योर बॉडी में नहीं, बल्कि जो बच्चा होता है फीटल पीरियड में वहाँ पर जो है लिवर और स्प्लीन में जो है RBC की प्रोडक्शन होती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद जो है फिर ये शिफ्ट हो जाता है बोन मेरो की तरफ, और फिर RBC की प्रोडक्शन जो है वो फिर बोन मेरो में होगी। अच्छा, उसके बाद ये बताया है कि स्प्लीन है ये प्लेटलेट्स को भी स्टोर करता है। अच्छा, फिर जो है ये टेबल ड्रा की है इन्होंने, और यह इसमें बताया है जो डिफरेंसेस है बिटवीन द टी सेल्स एंड बी सेल्स, ये एक्सप्लेन की है। तो ये मैं डिस्कस कर लूँ कि टी सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है वो भी बोन मेरो में होती है और बी सेल्स की भी, पर फ़र्क ये था कि जो टी सेल्स होती है उनकी मैच्योरेशन फिर थाइमस में होती है और उसके बाद जो है ये लिम्फोइड टिश्यू में पहुंचेंगे, और जो बी सेल्स है उनकी जो मैच्योरेशन है वो वही बोन मेरो में है और उसके बाद जो है लिम्फोइड टिश्यू में डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। फिर लाइफ स्पेन क्या बताया है कि बी सेल्स के लाइफ स्पेन कम होता है, लेस देन 1 मंथ होता है, और जो टी सेल्स है ये मंथ्स टू ईयर्स में जो है प्रेजेंट होते हैं इन द ब्लड, और उसके साथ जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ है वहाँ पर। लोकेशन की बात की है तो मेजॉरिटी आप देख ले कि बी सेल जो है जर्मिनल सेंटर्स बनाते हैं और सेंट्रल फॉलिकल्स। जर्मिनल सेंटर वही था कि जो बी सेल्स जब ग्रुप बनाते हैं और उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है, उनकी प्रोलिफरेशन हो रही होती है, तो उसको हम बी सेल्स की जर्मिनल सेंटर्स कहते हैं। और जो टी सेल्स थे वो पेरी फॉलिकुलर जो एरिया था, जो मेडुलरी एरिया था, तो मेच्योर जो टी सेल्स थे वो वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। फिर नंबर की बात की है कि परसेंटेज है टी सेल्स का ब्लड में 80% और ब्लड में जो है परसेंटेज बी सेल्स का 20% है। फंक्शन बताए हैं तो मैं बता चुका हूँ कि टी सेल्स की 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, एक होता है हेल्पर टी सेल्स और एक होता है सप्रेसर टी सेल्स। तो ये जो साइटोटॉक्सिक सेल्स है वो डायरेक्टली अटैक करेंगे ऑन द फॉरेन बॉडीज़, और जो हेल्पर टी सेल्स है वो फर्दर जो इम्यूनिटी है उसको जगाएगी, और जो उसके बाद सप्रेसर टी सेल है वो ये जो साइटोटॉक्सिक और हेल्पर सेल्स है इनकी फंक्शन को थोड़ा कम करेगा कि ये ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें। उसके बाद जो है लास्ट में मेमोरी टी सेल्स बन जाएंगे
जाएंगे जब फॉरेन बॉडी जो है वो ख़त्म हो गई, तो ये जो है फर्दर पेट्रोलिंग जो है मेमोरी टी सेल्स बन जाएंगे। उसी तरह बी सेल्स जो है वो चूँकि प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे और प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडीज़ बनेंगी। एंटीबॉडीज़ की फर्दर 5 टाइप्स है, पर जो मोस्ट अबंडेंट है वो है IgG। तो ये इस तरह इनकी प्रोडक्शन होगी और फिर लास्ट में जो इनके बी मेमोरी सेल्स बन जाएंगे। अच्छा, फोर्थ हमारे पास सर्कुलेटिंग पूल ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट्स है और टी लिम्फोसाइट्स है, जब इनकी इमरजेंसी की वक्त ज़रूरत पड़ती है तो ये भी जो है ब्लड से चले जाते हैं और अपने जो फॉरेन बॉडीज़ है उनके खिलाफ फंक्शन करते हैं। तो ये बताया कि द पूल कंटेन मैच्योर प्रोजेनेसिस ऑफ द बी एंड टी सेल्स विच मे बी कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग द एंटीजेनिक इमरजेंसीज। ये तो नॉर्मली ब्लड में प्रेजेंट होंगे ना, पर ये जब अगर इमरजेंसी हो गई और फॉरेन बॉडीज एंटर कर गए तो ये ब्लड से जाकर टिश्यू में जाएंगी, कनेक्टिव टिश्यू में, और वहाँ पर जो है फंक्शन करेंगे अगेंस्ट द एंटीबॉडीज़। अच्छा, फिर यहाँ पर बताई है इस टेबल में कि परसेंटेज क्या है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की मुख्तलिफ आर्गन्स में। तो थाइमस में देख ले कि वहाँ पर बी लिम्फोसाइट जो है 0% है और टी लिम्फोसाइट्स जो है चूँकि वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होनी है तो वो जो है 100% है वहाँ पर। और लिम्फ नोड में देख ले और इसी तरह ब्लड में देख ले तो टी सेल जो है 80% है और जो बी सेल्स है वो 20% है। इस तरह जो है मुख्तलिफ आर्गन्स में देख ले, बोन मेरो में जो है बी सेल्स की परसेंटेज ज़्यादा है और टी सेल्स की परसेंटेज जो है वो कम है। अच्छा, तो ये इनको आपने एक लुक देना है। अच्छा, बाकी जो है छोटा सा चैप्टर रह गया है, तो बाकी के चैप्टर को और समरी को जो है हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।